ओके। नमस्कार दोस्तों। तो यस, रिसेंटली मैंने, आई होप आवाज़ ठीक है। तो रिसेंटली मैंने एक वीडियो बनाया था जहां मैं बताया था कि क्या टाइम बहुत तेज़ी से एक्सेलरेट हो रहा है। वैसे टाइम करके कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। टाइम हम मेजर करते हैं, टाइम एक्चुअली होता नहीं है। ये साइंस में भी बोला गया है। राइट, कुछ लोगों के लिए ऐसा लगता है कि टाइम बीत ही नहीं रहा है, क्योंकि मान लीजिए वो जंगलों में हैं, कहीं हैं, उनके लाइफ में कुछ इवेंट्स नहीं होते। कुछ लोग जो स्मार्टफोन यूज करते हैं, दिन भर स्क्रोलिंग करते हैं, उनको ऐसा लगता है कि टाइम बहुत फास्ट जा रहा है। राइट। तो इट इज नॉट कि टाइम फास्ट जा रहा है या स्लो जा रहा है। इट इज कि हमारा परसेप्शन चेंज हो रहा है। ओके। तो मेरा और एक हाइपोथेसिस है कि कल मैंने जो वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि हम पीछे जा रहे हैं एक्चुअली। तो मैं 2020 के बाद ऐसा लग रहा था कि बहुत से लोग एक ही तरह की बातें कर रहे हैं। राइट। मैं अपने वीडियो को थोड़ा दूसरी जगह रखूंगा। हाँ, इधर लेफ्ट में रखूंगा। क्योंकि 2020 के बाद लगातार बहुत से लोग एक ही तरह के बात कर रहे हैं। समय जैसे पहले की तुलना में बहुत तेज भाग रहा है। दिन पता ही नहीं चल रहा। राइट। सप्ताह देखते देखते निकल जाता है और साल तो जैसे पलक झपकते ही समाप्त हो गए। बहुत सारे लोगों ने ये बात कही है। कई लोग तो मजाक में ये कहते हैं कि शायद एक दिन में 24 घंटे नहीं, लेकिन 23 घंटे हैं। ऑफ कोर्स मजाक नहीं है, मतलब मैंने ये भी ऐसे भी इंस्टा में रील देखे जहां उन्होंने बोला कि 23 घंटा हो गया दिन का। वैज्ञानिक रूप से ऐसा नहीं है कि पृथ्वी का अचानक इतनी तेजी से या धीमी घूम रही है, या सूरज फास्ट घूम रहा है, या बाकी प्लैनेट्स फास्ट घूम रहे हैं, जो भी है। लेकिन अगर समस्या समय की गति में नहीं बल्कि समय के अनुभव करने में हमारे तरीके में है तो, और अगर समय तेज नहीं हुआ है, क्या हम समय में पीछे जा रहे हैं? तो ये भी एक थ्योरी है। लेकिन मैं शुरुआत में एक बात बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, ये कोई वैज्ञानिक सिद्धांत नहीं है। क्योंकि मैं अभी इक्वेशंस नहीं डाल सकता आपके लिए। उसके लिए मुझे अपना फिजिक्स नोट्स और अपने फिजिक्स का मेमोरी को फिर से ताज़ा करना पड़ेगा। हाँ, मैं फिजिक्स स्टूडेंट हूँ। मैथ्स फिजिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स, मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री 10+2 में, मैथ्स फिजिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स इन ग्रेजुएशन। और मैंने ये सब काफ़ी स्टडी किया था। मैं कल भी वीडियो में क्लैरिफाई किया, मैं इसको राहु केतु के बेसिस में बता रहा हूँ, क्योंकि राहु केतु पीछे जाते हैं, बाकी प्लैनेट्स फॉरवर्ड जाते हैं, लेकिन राहु केतु एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं। एंड राहु केतु हमारा क्या बोलते हैं, पास्ट लाइफ, हमारे स्पिरिट, सोल और बर्थ का कारण ये दर्शाते हैं। तो इसलिए मैं इसको ये कर रहा हूँ, ठीक है। बस मैं फिजिक्स को थोड़ा जोड़ रहा हूँ और एक थॉट एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ। कल आके मुझसे इक्वेशन मत पूछिएगा। ओके। राहु और केतु। तो मैं थोड़ा वीडियो ऑफ करता हूँ। वैदिक ज्योतिष में राहु और केतु कोई भौतिक ग्रह नहीं है। वो चंद्रमा की कक्षा और सूर्य के अपरेंट पैथ के इंटरसेक्शन से बनाने वाले लूनर नोड्स हैं। तो ये तो ज्योतिष के हिसाब से कि राहु केतु छाया ग्रह है, मतलब दिखते नहीं है। ओके। लेकिन ज्योतिषीय सिंबोलिज्म में इसका अर्थ बहुत गहरा है। राहु उस दिशा का प्रतिनिधित्व करता है जो हमारी इच्छा हमें खींचती है, नई चीज़ों की ओर, नए अनुभवों की ओर, उस टेरिटरी की, और जिस
जिसे हमने अभी पूरी तरह अनुभव नहीं किया है। और केतु को अतीत, पूर्व अनुभव, कार्मिक रेसिड्यू, एंसेस्ट्रल मेमोरी, जैसे कि मैंने कल बताया, राइट, डेड एंसेस्टर्स जो ऑलरेडी जा चुके हैं, उन चीज़ों से जोड़ता जाता है। ओके, हम पहले ही किसी रूप में अनुभव कर चुके हैं, इसलिए एक बहुत सुंदर एक्सिस बनता है। राहु इस भविष्य, केतु इस अतीत या पास्ट। राहु हमें उस ओर खींचता है जिसे हमें अभी अनुभव करना चाहते हैं। केतु इस उस चीज को दर्शाता है जिसे हम पीछे छोड़ छोड़ चुके हैं। और इस साल केतु मघा नक्षत्र, खुद के नक्षत्र में, मघा इस एंसेस्टर्स और केतु भी एंसेस्टर्स है। लेकिन यहाँ एक बात बहुत महत्वपूर्ण है, राहु और केतु राशि चक्र में रेट्रोग्रेड चलते हैं, ये मैं अभी बता रहा था। अर्थात उनकी अपरेंट मूवमेंट सामान्य ग्रहों के तुलना में उल्टी दिशा में होती है, और ये यहीं से बहुत विचित्र विचार पैदा होता है, अतीत, वर्तमान, भविष्य। लेकिन एस्ट्रोलॉजी के सबसे महत्वपूर्ण कार्मिक एक्सिस में एक हमें बार बार रिवर्स मूवमेंट की तरह संकेत करता है। और अगर हम इस विचार को माइथोलॉजी के एक बहुत प्राचीन प्रतीक के साथ रखें तो ये और भी रहस्यमय हो जाता है। ये प्रतीक है ओरबोरस। तो आपने देखा होगा ओरबोरस, जहाँ सांप अपनी पूंछ को ही निगलता हुआ दिखाई देता है। उसमें नोकिया में गेम भी आता था, राइट। मैं नोकिया फ़ोन यूज़ करता था 20 साल पहले। ओरबोरस का विचार प्राचीन मिस्र और बाद की ग्रीक और हेर्मेटिक परंपराओं में अलग अलग रूपों में दिखाई देता है। इसे एटर्निटी, साइकिल एक्सिस्टेंस, डेथ एंड रीबर्थ और बिगिनिंग तथा एंडिंग का एकत्व जैसे विचारों से जोड़ा गया है। अब जरा इसे राहु और केतु के साथ रख कर देखिए। राहु क्या है? सर है। केतु क्या है? पूंछ है, राइट। समुद्र मंथन में जैसे कि वासुकी टेल को देव पकड़ते हैं और सर को, वासुकी का सर को असुर पकड़ते हैं। और दोनों वास्तव में एक ही एक्सिस के दो छोर हैं। सिर और पूंछ दो अलग अलग जीव नहीं है, वो एक ही सर्प के दो हिस्से हैं, राइट। और यदि वो सर्प एक सीधी रेखा में नहीं बल्कि एक सर्कल की तरह घूम रहा है तो एक बहुत अजीब चीज होती है। जिस बिंदु को हम अंत कहते हैं वो दूसरे पर्सपेक्टिव से शुरुआत बन सकता है। जिसे हम आगे बढ़ना कहते हैं वो दूसरे वेंटेज पॉइंट में वापस लौटना हो सकता है। और यही है मेरा सवाल और गंभीर हो जाता। हम अक्सर कहते हैं समय बढ़ रहा है, टाइम इज फ्लोइंग, लेकिन जरा रुक कर देखिए, क्या समय एक्चुअली होता है? समय को देख नहीं सकते, समय को छू नहीं सकते, राइट। इस समय के किसी कंटेनर में नहीं रख सकते। समय को बस हम मेजर कर सकते हैं, मूवमेंट को मापते हैं, राइट। चंद्रमा की साइकिल्स बदलते हैं, महीनों का गणना करते हैं, घड़ी की सुइयां घूमती हैं, हम कहते हैं कि समय बीत रहा है। इसलिए एक दार्शनिक अर्थ, समय हमारे लिए परिवर्तन को मापने का एक तरीका है। मतलब चेंज जो हो रहा है उसी को हम माप रहे हैं और बोल रहे हैं ये समय है। एक्चुअली समय होता नहीं है। इट इज बेसिकली नॉट समय बट परसेप्शन ऑफ समय, राइट। अब हम मॉडर्न फिजिक्स इसी चर्चा की ओर दिलचस्प बना देती है। आइंस्टाइन के रिलेटिविटी ने हमें पुराने विचार को बदल दिया है। यूनिवर्स में एक ही यूनिवर्सल क्लॉक चलता है। समय ऑब्जर्वर की गति और ग्रेविटेशनल फील्ड के प्रभावित हो सकता है। इसे हम टाइम डायलेशन कहते हैं। यानी समय का अनुभव हर परिस्थिति में बिल्कुल एक जैसा नहीं होता। और इससे एक महत्वपूर्ण बात सामने आती है, समय उतना एब्सोल्यूट नहीं है जितना हमारी रोजमर्रों की जिंदगी हमें लगता है। वो 3 डायमेंशंस को देखिए, लेंथ, ब्रेथ, विथ, या हाइट। लेंथ, विथ और हाइट, इन तीनों में किसी ऑब्जेक्ट का स्पेशियल शेप मिलता है। मतलब बेसिकली शेप, जैसे मैं कल वीडियो में बता रहा था। ओके, अगर आपने कल रात का वीडियो नहीं देखा है तो वो भी देख लीजिए एक बार। लेकिन चौथे डायमेंशन को
बात करें तो हम ऐसे कह सकते हैं कि वो है टाइम। और मॉडर्न फिजिक्स में स्पेस और टाइम को अलग अलग एंटिटीज की तरह नहीं, बट बल्कि आइंस्टाइन के हिसाब से हम उसको बोलते हैं स्पेस टाइम। अगर आप रोशनी के स्पीड में जा रहे हो तो बहुत कम समय में बहुत बड़ी डिस्टेंस को आप कवर कर लोगे, राइट। जैसे कि देवता, अगर आप टाइम लाइट से भी फास्ट स्पीड में जाओगे, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष, देन और भी। तो मेरी हाइपोथेसिस यहीं से शुरू होती है। हो सकता है कि पहले तीन डायमेंशन हमें बताते हैं कि कोई चीज आकार रखती है, स्पेस में कहाँ स्थित है। और चौथा आयाम या डायमेंशन जो है, जिसे हम स्पेस टाइम कहते हैं, वो चीजों को, राइट, उन चीजों को होल्ड करती है। हम स्पेस टाइम में एक ट्राजेक्टरी का हिस्सा है, राइट। हम इसे ट्राजेक्टरी का हिस्सा है, तब सवाल ये नहीं रह जाता कि समय कितनी तेजी से चल रहा है, बल्कि सवाल ये बन जाता है कि हम स्पेस टाइप में किस दिशा में जा रहे हैं। ओके, यही कहानी का प्रवेश होता है ब्लैक होल। रिसेंटली मैंने और एक वीडियो भी देखा है जहां साइंटिस्ट बोल रहे हैं कि हम एक बड़े जायंट ब्लैक होल में जी रहे हैं, या ब्लैक होल में हम ट्रैप हो गए, राइट। सो ब्लैक होल के आसपास ग्रेविटी इतनी एक्सट्रीम होती है कि स्पेस टाइम स्वयं बहुत अधिक कर्व हो जाता है। इवेंट होराइजन के पास समय के बारे में हमारी सामान्य इंट्यूशन टूटने लगती है। और ब्लैक होल ने फिजिक्स के सामने एक बहुत बड़ा सवाल भी रखा है, ब्लैक होल इंफॉर्मेशन पैराडॉक्स। ये भी आपने सुना होगा। अगर कोई वस्तु ब्लैक होल में गिरती है तो ब्लैक होल अंततः हॉकिंग रेडिएशन के माध्यम से एवापोरेट हो जाता है। तो वस्तु में मौजूद क्वांटम इंफॉर्मेशन का क्या होता है? क्या इंफॉर्मेशन हमेशा के लिए नष्ट हो जाती है? क्या किसी रूप में इंफॉर्मेशन यूनिवर्स में बची रहती है? क्वांटम मैकेनिक्स और ब्लैक होल फिजिक्स में बीच यही टेंशन मॉडर्न फिजिक्स को सबसे गहरी समस्या में से एक है। और अब जरा स्पेक्युलेटिव लीप लीजिए। अगर ब्लैक होल में गिरने वाली इंफॉर्मेशन, मतलब आप गिर गए ब्लैक होल में, ओके, इंस्टेड ऑफ सेइंग इंफॉर्मेशन, आपका नॉलेज, आपका अस्तित्व, आपका अनुभव, क्योंकि आप नहीं हो ना, आप एक इंफॉर्मेशन हो। इंफॉर्मेशन हमारे सामान्य तरीके से खोती नहीं है। अगर इंफॉर्मेशन किसी रूप में प्रिजर्व्ड रहती है, क्योंकि आपके साथ तो आपकी इंफॉर्मेशन जाएगी ही, तो क्या स्पेस टाइम में पास्ट इंफॉर्मेशन वास्तव में कहीं कभी पूरी तरह से अतीत बनती है, या वो किसी गहरे स्तर पर यूनिवर्स की संरचना का हिस्सा बनी रहती है? यहाँ मैं फिर से स्पष्ट कर दूं, मैं ये नहीं कह रहा कि ब्लैक होल टाइम मशीन है, नहीं। मैं केवल उस बड़े सवाल की ओर जाने का रास्ता है कि इंफॉर्मेशन, स्पेस और टाइम वास्तव में एक दूसरे से कैसे जुड़े हैं। और एक मेरा पहलू है, ये है कि फास्टर देन लाइट ट्रैवल, जो मैं अभी बता रहा था कि देवता जैसे लाइट से भी ज़्यादा फास्ट जा सकते हैं। स्पेशल रिलेटिविटी के अनुसार लाइट स्पीड केवल लाइट की स्पीड नहीं है, ये कॉजल इन्फ्लुएंस और इंफॉर्मेशन का प्रोपगेशन की फंडामेंटल लिमिट से जुड़ी है। अगर हाइपोथेटिकल रूप से कोई सिग्नल इस लिमिट को पार कर सके, तो अलग अलग रेफरेंस फ्रेम्स में इवेंट्स का टेम्पोरल ऑर्डर अजीब हो सकता है। तो ये मैंने ये भी सुना है कि जब आप रोशनी से तेज आप जा सकते हैं, तो क्या होता है कि आप एक्चुअली टाइम में पीछे जा रहे हैं। तो कुछ थियोरेटिकल अरेंजमेंट्स में ऐसे परिणाम निकलता है कि कोई सिग्नल उस समय से पहले पहुंच जाए जब वो भेजा गया था। तो यहाँ जन्म लेता है ग्रैंडफादर पैराडॉक्स, यानी नाना जी या दादाजी पैराडॉक्स। मान लीजिए कि एक व्यक्ति के पास अतीत में जाने की क्षमता है। वो अपने जन्म से पहले के समय में जाता है और अपने ग्रैंडफादर को मार देता है। ये फेमस एग्जांपल है। मतलब आप पास्ट में गए और अपने ग्रैंडफादर को आपने मार दिया। लेकिन अगर ग्रैंडफादर मर गए तो उस व्यक्ति को पिता पैदा ही नहीं होंगे। अगर पिता पैदा नहीं होंगे तो व्यक्ति स्वयं पैदा नहीं होगा। अगर अगर व्यक्ति स्वयं पैदा ही नहीं हुआ तो अतीत में जाकर ग्रैंडफादर को मारने का
वाला व्यक्ति आया कहाँ से? यानी आप अतीत बदलते हैं और उसी परिवर्तन के कारण आपका अतीत में जाना असंभव हो जाता है। कॉज एंड इफेक्ट एक दूसरे को नष्ट कर देते, लेकिन ऑफ कोर्स ये लीनियर टाइम वाला कॉन्सेप्ट है, ठीक है। लेकिन इससे भी विचित्र और एक पॉसिबिलिटी है, कॉजल लूप। मान लीजिए आप भविष्य से अतीत को जाते हैं और अपने युवा रूप को एक किताब देते हैं। आपका युवा रूप उसी किताब को अपने नाम से प्रकाशित करता है। दशकों बाद आप वही किताब पढ़ते हैं और फिर उसे अतीत में ले जाकर आपके युवा रूप को दे देते हैं। अब सवाल ये है, उस किताब को लिखा किसने? आपने या आपके युवा रूप ने? अगर किताब हमेशा से लूप में मौजूद थी तो उसका वास्तविक ओरिजिन कहाँ है? और यहीं हम फिर से वापस आते हैं और बोरस की ओर, एक ऐसा सर्कल जिसमें बिगिनिंग और एंडिंग के बीच की सीमा समाप्त हो जाती है। तो ये ही मेरा थीरी है ना। मैं बताता हूँ, मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो आप उसी टाइम मेरे साथ जुड़े हुए हो, तो स्पेस टाइम जीरो हो गया है। वही फोर्थ डायमेंशन है। अगर हम सोच रहे हैं कि नहीं नहीं मैं तो दिल्ली में हूँ 3,000 किलोमीटर दूर, नहीं, आप 3,000 किलोमीटर में दूर नहीं है। जिस समय मैं आपसे बात कर रहा हूँ उसी समय आप मेरे साथ हैं, आप मुझे देख सकते हैं। मैं अगर आप वीडियो, आप जूम में ऐड हो गए तो मैं आपको देख सकता हूँ। तो मतलब स्पेस टाइम जीरो हो गया ना। यही तो मोबाइल फोन का सिद्धांत है। और जरा एक बार राहु और केतु को भी फिर से देखिए। राहु भविष्य की ओर खिंचाव, केतु अतीत की ओर संकेत, लेकिन दोनों में एक्सिस, एक ही एक्सिस पर हैं। यही कॉस्मिक सरपेंट है जिसको हम बोलते हैं अनंत शेष, और जिसके ऊपर विष्णु लेटा हुआ है जो ड्रीम कर रहा है, राइट। और दोनों रेट्रोग्रेड मोशन में चलते हैं। तो क्या ये केवल एक कोइंसिडेंस है? हो सकता है, लेकिन मेरे लिए एक फैसिनेटिंग सिंबॉलिक पॉसिबिलिटी है। क्योंकि एक तरफ मॉडर्न फिजिक्स हमें बता रही है कि टाइम एब्सोल्यूट नहीं है, टाइम रिलेटिव है। दूसरी तरफ थ्योरेटिकल फिजिक्स हमें दिखाता है कि हाइपोथेटिकल बैकवर्ड कॉसेशन भी पैदा कर सकती है, जैसे कि हम पास्ट में जा सकते हैं। ब्लैक होल हमें इंफॉर्मेशन और स्पेस टाइम के फंडामेंटल नेचर के सामने खड़ा करता है, और माइथोलॉजी हजारों वर्षों से हमें एक ही सरपेंट को दिखाई देता है, अपने ही अंत का को खा रहा है। जबकि एस्ट्रोलॉजी हमें देती है राहु और केतु, राइट, जो हर समय उल्टी दिशा में जाती है। तो इसलिए सवाल ये है कि टाइम है कि नहीं, बल्कि क्या हम परसेप्शन ऑफ टाइम, यानी टाइम को हम कैसे अनुभव कर रहे हैं, राइट, वो इंपॉर्टेंट है इधर। पास्ट की ओर यात्रा हो, राइट। अभी मैं पार्ट टू में आता हूँ, देखता हूँ पार्ट टू इसने क्या बनाया। हमारी टाइम परसेप्शन बदल रही है। हमने देखा है कि समय उतना एब्सोल्यूट नहीं है जितना हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी हमें लगता है। हमने स्पेस टाइम, ब्लैक होल्स, इंफॉर्मेशन पैराडॉक्स, फास्टर दैन लाइट थॉट एक्सपेरिमेंट्स और टाइम ट्रैवल पैराडॉक्स की बात की है, राइट। हम भविष्य की ओर जा रहे हैं या अतीत की ओर लौट रहे हैं? एक तरफ हम मानव इतिहास के सबसे बड़े एडवांस टेक्नोलॉजिकल दुनिया बना रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटर्स, ये सब हो रहा है। अगर कोई 100 साल पहले व्यक्ति को आज की दुनिया दिखाई दे तो शायद उसे लगेगा कि हम भविष्य में पहुंच चुके हैं। लेकिन उसी समय का एक दूसरा मूवमेंट भी दिखाई देता है, वो मूवमेंट है वापसी। लोग कह रहे हैं कि मुझे स्मार्टफोन से छुट्टी चाहिए। मैंने देखा है बहुत सारे वीडियोस जहाँ इंस्टा में बोल रहे हैं कि मुझे स्मार्टफोन नहीं चाहिए, मुझे एनालॉग चाहिए, मुझे नोटिफिकेशन नहीं चाहिए, मुझे हर समय ऑनलाइन नहीं रहना है, मुझे सोशल मीडिया से दूर रहना है, मुझे एनालॉग वॉच चाहिए, मुझे किताब हाथ में लेकर पढ़नी है, मुझे विनाइल रिकॉर्ड सुनना है, मुझे फिल्म फोटोग्राफी करनी है, मुझे गांव में रहना है, कॉरपोरेट नौकरी मुझे छोड़नी है, मुझे गांव में जाके खेती बाड़ी करनी है, राइट। मुझे अपने परिवार के साथ समय बिताना है, मुझे अपने रूट्स के वापस जाना है। और केतु होता है रूट्स, मूला नक्षत्र होता है रूट्स, राहु होता है फॉरवर्ड, केतु होता है पीछे। सो इसलिए ये पैराडॉक्स, ये सब हमारे सामने आ रहे हैं। बहुत सारे लोग ये काम कर रहे हैं जो किताबें पढ़ना चाहते हैं, मोबाइल फ़ोन को छोड़ना चाहते हैं, एंड ऑल दैट, राइट। तो यहाँ
ज़रूरी नहीं है कि सबका कारण कोई कॉस्मिक रिवर्सल हो, इसका प्रैक्टिकल कारण भी हो सकते हैं, डिजिटल फैटिक भी हो सकती है, बर्नआउट हो सकती है। लेकिन ये क्या हो रहा है कि इट इज़ हैपनिंग एट ए मास लेवल, राइट। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि हम एक्चुअली पीछे जा रहे हैं, ठीक है। और केतु उसका मेन कारण है, क्योंकि आश्लेषा नक्षत्र में कल ग्रहण हुआ था, केतु आश्लेषा नक्षत्र में ही केतु का जन्म हुआ था, क्योंकि समुद्र मंथन में ही उसका जन्म हुआ था, राइट। तो ये समय का रिवर्सल है, यस इट इज। बट मोर देन सेइंग समय का रिवर्सल, मैं ये बोल सकता हूं ये टाइम परसेप्शन का रिवर्सल है। सिविलाइजेशन राहु फेज में जाकर फिर केतु फेज की ओर लौट सकती है। टेक्नोलॉजी, कम टेक्नोलॉजी अधिक नेचर, अधिक टेक्नोलॉजी कम नेचर। अभी शायद अधिक टेक्नोलॉजी फिर से नेचर की तलाश। सब मतलब बेसिकली परेशान हो चुके हैं ज़्यादा टेक्नोलॉजी से। अब एआई आ गया है, सब लोग सोच रहे हैं कि एआई मेरा जॉब खा जाएगा। तो बहुत सारे लोग यही सोचेंगे ना, छोड़ो इस झंझट को, हम वापस जाते हैं अपने पास्ट में, जाते हैं रूट्स में जाते हैं, राइट। ठीक है दोस्तों, सो आई होप यू लाइक्ड इट। यू कैन कमेंट एंड इसके बारे में आप सोच सकते हैं, ठीक है ना। धन्यवाद।